हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अलका और हम ग्रुप थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बार बार इस सब्जेक्ट में हम बार बार उसको देख सकते हैं। सो ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, विच इज़ अ वेरी ब्रॉड ब्रांच। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस एंड ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चीज़ों को देखेंगे, स्टडी करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जैसे क्या होता है कि कोई भी पेंटिंग या फिर कुछ भी उसके अंदर ड्राइंग इस तरीके से नहीं बनाई जाती जैसे वो एक्चुअली अपीयर करती है, दिखती है जैसे वो। उसमें हम शेप्स, कलर्स, टेक्सचर्स इसका यूज़ करके किसी रियलिस्टिक चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब उसमें हम डिटेलिंग में इतना नहीं जाते। तो ऐसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच मैथ्स में यूज़ करते हैं। जब हम किसी किसी भी अंडर कंसिडरेशन कोई भी हमारा टॉपिक है उसको अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय अगर उसको एक जनरल फॉर्म में उसको समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वैसे ही अप्रोच हमारी एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच कहलाती है। सो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट दैट मॉडर्न, ये इतना रिसेंट सब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि ये 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप हुआ था। इसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? इसके अंदर हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड, मॉड्यूल, वेक्टर स्पेस एट्सेट्रा। लेकिन बाकी जो ये जो सारे टॉपिक्स हैं या फिर इससे ज़्यादा भी कुछ हैं, तो उनको समझने के लिए सबसे बेसिक जो नेसेसिटी है वो ग्रुप को समझने की है। अब अगर हम देखें ग्रुप थ्योरी या पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये ऐसे एज सच एज अ टॉपिक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे कई सारे मैथ के रिलेटेड एरियाज़ को मिक्स करके ये एक सब्जेक्ट बना है। तो इसमें मेनली जैसे हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का जब हम तरीका ढूंढते थे, या जैसे हमने ट्राई किए मेथड्स की लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना, उसकी वजह से लीनियर अलजेब्रा जो है एक सब्जेक्ट हमारा डेवलप हुआ। ऐसे ही जब हम जैसे हमें पता है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, और जब हम इस पोलिनोमियल की रूट फाइंड करने के लिए देखते हैं तो ये कंपेरेटिवली इजी रहता है। लीनियर पोलिनोमियल्स की रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्यूबिक की भी हम किसी लेवल तक इजीली उसकी रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स की बात आती है, फॉर एग्जांपल 4 डिग्री पोलिनोमियल, 5 और मोर, तो उनके लिए हम इतना इजी वे नहीं है कि उनकी रूट्स फाइंड कर सके। तो ऐसे ही कोशिश करते टाइम, उनके फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करते टाइम कि उनके रूट्स हम निकाल सके, हमारा ग्रुप थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है उस टाइम पे डेवलप हुए। ई गैलोइस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनको मेनली ग्रुप थ्योरी के लिए मोस्ट ऑफ द क्रेडिट इन्हीं को जाता है, और जो ये ग्रुप टर्म है ये भी इन्होंने ही कॉइन की थी। हमने एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच हमने अभी समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच के अंदर हम किसी भी चीज़ की डिटेल में जाने की बजाय उसको एक जनरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देखें तो हमें पता है इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, तो हमें पता है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमें इनकी एक तरीके से इनका चेहरा हमें पता है इसके हर एलिमेंट का। लेकिन अगर हम कुछ सेट जब ऐसे बोल देते हैं जनरली, अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स लाइक ए बी सी डी, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि क्या है, क्या हो सकते हैं, कैसी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, वो हम खुद से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्म होगी एक सेट की, ये डिटेल्ड फॉर्म होगी, या फिर इसमें हमें सब चीज़ पता है, इसीलिए ये इतना जनरल नहीं है। तो जनरल तरीके से चीज़ों को समझने का ये फ़ायदा होता है कि उस कॉन्सेप्ट को अगर फिर हम बाकी कई अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जनरली कोई एक थ्योरी डेवलप करते हैं तो उसका यूज़ हम बाकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स या बाकी जो भी एरियाज़ होते हैं साइंस के, या कोई भी जनरल, हम उन पे भी उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच थोड़ी सी समझने में होती है, लेकिन इसके यूज़ ज़्यादा हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है।
अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन देखें, जैसे ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स हमने बोला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी डेफिनेशन है इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑन ए ऑफ फाइनाइट एडीटी। एडीटी मीन्स कितने ऑपरेंड्स हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम 2 ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं किसी ऑपरेशन को लगाने के लिए तो वो बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, या 3 ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं तो फाइनाइट एडिटी होनी चाहिए एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दैट दीज ऑपरेशंस मस्ट सेटिस्फाई। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अगर हम सिंपली देखें तो जैसे आप कंसिडर कीजिए कोई एक सेट ले लीजिए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, और हमने इस पे कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, हमें नहीं पता भी ऑपरेशन भी क्या है, सेट भी क्या है, एवरीथिंग इज़ वेरी जनरल। सो एक सेट विद एन ऑपरेशन डिफाइंड ओवर इट, अगर अब हम कुछ एक्सियम्स भी डाल दें कि इस सेट के एलिमेंट्स कुछ कुछ एक्सियम्स या कुछ आइडेंटिटीज़ को ज़रूर सेटिस्फाई करें, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेट, डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट एक्सियम्स, हम डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। वो एक सेट होता है, उस पर कुछ ऑपरेशन होते हैं, वो क्या सेटिस्फाई करे प्रॉपर्टीज़ की, वो ग्रुप बोला जाएगा। ऐसे ही बाकी जितने भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक, रीजनिंग, हमें थोड़ा मैथमेटिकल मेच्योरिटी होनी चाहिए कि हम समझ पाए जिस तरीके से प्रूफ हमारे होंगे आगे। हमें सेट थ्योरी के बारे में भी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन वेरी इजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी और रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करेंगे जिनका यूज़ आगे होता है। फर्स्ट वन इज सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि हमने ए को 1 2 3, इसमें 3 नंबर्स ऐसे डाल दिए, हमें वेल डिफाइंड है ये नंबर्स, हमें पता है ये तीनों या तो इनको नेचुरल बोल लो या होल नंबर्स बोल लो, तो ये डिफाइंड है कि ये कहाँ से सबसेट लिया है या कैसे तरीके के एलिमेंट्स हैं, और सारे डिस्टिंक्ट है, तो ये एक सेट है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं 1 2, अगर हम ए या बी सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड इरेजर, सो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है ये 1 2 3 हमें पता नंबर है, लेकिन इरेज़र ये एक ऑब्जेक्ट है, तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट होगी, तो हम इसको एक सेट नहीं कंसिडर करेंगे। अब हमें कई बार थ्योरम्स में या कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते टाइम हमें सेट्स को इक्वल दिखाना होगा, तो इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स हम कैसे दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट ए है और बी है, तो ए और बी सेट सेट एज अ सेट ही इक्वल कब दिखा सकते हैं, अगर ए को कंटेन दिखा दे बी में एंड बी को कंटेन दिखा दे ए में। ये दोनों कंडीशन जब एक साथ हम दिखाएं तब हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई ए एंड बी सेट आर इक्वल, सेम, आइडेंटिकल। सो ए को बी में दिखाने के लिए हम जो जनरल एक तरीका यूज़ करते हैं, वो हम एक्स के अंदर से ए के अंदर से एक एक्स, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसमें से चूज़ किया, उस एलिमेंट को जिस तरीके की प्रॉपर्टीज़ गिवन है उनको यूज़ करके बी का अगर हम एलिमेंट प्रूव कर दें तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का। ऐसे ही बी को ए का सबसेट भी दिखा सकते हैं, बी से एलिमेंट लेके आर्बिट्रेरी एंड ए के अंदर उसको ऐसा शो करना कि वो ए का भी एलिमेंट है, देन द सेट्स विल बी इक्वल। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार यूज़ होता है, तो कभी भी अगर हमें सेट्स को इक्वल दिखाना होगा तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। अब हम रिलेशन, जो कि काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन ऑन द सेट ए, एक सेट लिया है ए, उसके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन करें तो वो क्या होता है, वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए के अंदर फॉर एग्जांपल ए हमने यहाँ पर लिया था 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, इस 1 2 3 एलिमेंट्स को लेके जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए हुआ 1 1 1 2, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर टप्पल्स जितने बनेंगे ये हमें पता है। अब रिलेशन क्या होता है, इस ए क्रॉस ए, ये जो सेट है पूरा ये सेट, इसका कोई भी सबसेट वो एक रिलेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है कि ए रिलेटेड होगा बी से अगर ए स्ट्रिक्टली लेस होगा बी से, तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने भी टप्पल होंगे, पहली बात वो उन सब की पॉसिबिलिटी यहीं से है, वो यहीं से कोई ना कोई एक टप्पल होंगे
जो इस तरीके से इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने देखा कि 1 1 से स्ट्रिक्टली लेस नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 की इक्वल है और कंडीशन है स्ट्रिक्टली लेस की। तो 1 स्ट्रिक्टली लेस टू 1 3 से भी स्ट्रिक्टली लेस है, तो ये तीनों आ जाएंगे 2 3 2 4 3 4। ओनली these elements are satisfying this relation। सो ये इस आर के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये जो आर, ये जो सेट है इन टपल्स, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसको हम बोलते हैं एक रिलेशन ऑन द सेट ए। ये जो रिलेशन है ये सिर्फ एक सिंगल हमने एक सेट ले लिया, ज़रूरी नहीं है ये सेट ए ही हो। यहाँ पर हम दो सेट्स ए और बी भी ले सकते हैं कि ए और बी पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर दे। तो जो वो रिलेशन होगा उसके अंदर जो इसी तरीके से वो भी एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जहाँ पर वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स का, यहाँ से वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर A1 to 3 कंसीडर करें, जस्ट 1 to 3, एंड बी सेट ले लेते हैं हम ए सिंगलटन ए, अगर हम, क्योंकि हम सेट के अंदर हमारी विश के अकॉर्डिंग कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो ए क्रॉस बी हमें पता है, फर्स्ट इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए से, सेकंड बी से। सो 1A 2A 3A। अगर 4 को भी हम कंसीडर करें तो 4A, ये हमारा ए क्रॉस बी बनेगा। अब इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन कहलाएगा। सो अब हम अगर फंक्शन देखें, फंक्शन क्या होता है, वो पहली बात एक रिलेशन ही होता है सेट ए से बी तक। यहाँ पर ए और बी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं जैसे रिलेशन में। सो एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी वेयर ईच एलिमेंट, दिस वर्ड each element of set A is related to exactly one element of set B। इसका मतलब, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B, और हम एक फंक्शन जो कि एक रिलेशन ही है, फंक्शन A से B डिफाइन करें। तो अगर A के अंदर हमने अज्यूम किया A B C D इतने एलिमेंट्स हैं, B के अंदर अलग एलिमेंट्स और नंबर्स भी अलग हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर हमने ले लिए P Q R S T। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी के अंदर जो कार्डिनलिटी है सेट की वो सेम हो। अब हम देखते हैं कि रिलेशन में क्या था कि ए पी से रिलेटेड हो सकता है, ए क्यू से भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ए किसी से भी रिलेटेड ना हो। तो जैसे हमने इस रिलेशन में देखा था, यहाँ पर 1 2 से 1 3 से 1 4 से 2 3 से 2 4 से 3 4 से। लेकिन इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि रिलेशन इस तरीके से डिफाइन था, इस रिलेशन के अंदर 4 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो हमने देखा कि 4 रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो किसी से भी रिलेटेड ना हो, या फिर जैसे हमने देखा 1 2 से भी है, 1 3 से भी है। तो रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट कई सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कोई एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड ना हो। लेकिन फंक्शन के अंदर दो मेन कीवर्ड्स है, एक तो है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। इसका मतलब अगर ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो इन चारों की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। इमेज बोलेंगे मतलब जिससे ये रिलेटेड है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए पी से रिलेटेड है, बी आर से रिलेटेड हो सकता है, सी एस से, डी टी से। और दूसरी बात है कि हर एलिमेंट सिर्फ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी से रिलेटेड हो। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ए पी से भी हो और ए क्यू से भी हो। रिलेशन के अंदर ये पॉसिबल है कि ए पी से भी हो सकता था, ए क्यू से भी। लेकिन अगर ए क्यू से भी हो गया तो ये एफ जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन है एग्जैक्टली वन एलिमेंट की। तो एक जो ये एलिमेंट है इसका रिलेशन सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ ही होगा। ये हो सकता है कि हो सकता था ये बी क्यू आर से रिलेटेड ना हो और ये बी पी से रिलेटेड होता, ये पॉसिबिलिटी चल जाएगी, क्योंकि ऐसे इसमें कोई चीज़ नहीं बोली कि सेम डिफरेंट एलिमेंट्स एक एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। इसमें जो जो मेन बात है वो है हर एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए। जो ये इस साइड सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम देखते हैं किससे रिलेटेड है, ये होता है डोमेन सेट। और
जो ये वाला बी सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। और जो ये इमेजेस आई है PRST, इनको हम बोलते हैं, ये PRST, ये जो सेट बना है PRST, ये है हमारा रेंज सेट। कोडोमेन सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रह सकते हैं कि जो किसी से रिलेटेड ही नहीं हुए, मतलब उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे P की प्री इमेज A, R की B, S की C। सो फंक्शन हमने समझ लिया कि हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एंड वन मोर कंडीशन कि एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो। A P से भी और A Q से भी रिलेटेड हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब फंक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं फर्दर। फर्स्ट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि फंक्शन अगर x टू y हमने मान लिया कोई फंक्शन है तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये ज़रूर सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो हमने फंक्शन f कंसिडर किया डोमेन x से कोडोमेन y तक, तो उसको वन कब बोलते हैं मैं अभी फाइनाइट सेट के एग्जांपल से ये दिखाऊंगी। हम इस चीज़ को इनफाइनाइट सेट्स पे भी आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने x में अगर A B C एलिमेंट्स ले लिए, y के अंदर हमने मान लीजिए PQRST ले लिए, तो A है, इसकी इमेज तो होगी ही, B की भी ज़रूर होगी और C की भी। तो वन फंक्शन में क्या है कि A की P है तो किसी और एलिमेंट की P नहीं होगी। किसी और एलिमेंट मान लो A से अलग B है तो B की भी P हो जाए तो ये वन फंक्शन नहीं बचेगा। वन के लिए डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स है x की उनकी डिफरेंट इमेज मिलेगी। या फिर हम इस चीज़ को इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर a और b x के एलिमेंट हैं तो अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि a और b भी सेम थे। मतलब अगर ये इस साइड से हम कोई भी दो एलिमेंट उठाए अगर वो सेम है तो उनकी जो प्री इमेज है वो भी सेम ही मिलेगी। ये नहीं है कि a भी p पे आ जाए b भी p पे आ जाए, तो वो वन फंक्शन नहीं बचेगा। नेक्स्ट इज सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि फंक्शन लिया x से y, तो सर्जेक्टिव कब बोलेंगे, x के अंदर भी हमने मान लीजिए ABC एलिमेंट है, y के अंदर PQ, A P से रिलेटेड है, B Q से, C Q से। तो ये फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है और किसी भी एक एलिमेंट की सिर्फ एक यूनिक इमेज है, इसकी P यूनिक इमेज है। P इज़ यूनिकली रिलेटेड टू Q, C भी Q से यूनिक इमेज है। मतलब B एंड C की सेम इमेज है ये ठीक है, लेकिन B की Q भी है और B की P भी है ये नहीं है। बस वही नहीं होना चाहिए कि B की दो इमेज हो, B की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसे ही C की भी सिर्फ एक इमेज। तो ये फंक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस मैपिंग में हम देखते हैं कि ये ऑन टू है क्योंकि जो सेट y है कोडोमेन जो है, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव है। इसमें हमने डेफिनेशन में लिखा है कि f(x to y) उसको हम सर्जेक्टिव बोलेंगे अगर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x हमें x में मिले, यहाँ पर एक एलिमेंट मिले सच दैट f ऑफ a वो p मिल जाए, मतलब f ऑफ x अगर y बन जाए तो उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका दूसरा नाम होता है ऑन टू फंक्शन। अब अगर इसमें हम देखते अगर यहाँ पर p q r और होता y के अंदर अगर, तो अब हम देखते इस मैप के अकॉर्डिंग तो r बच जाता तो इसका मतलब r की कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता कैपिटल X से कि r जो है f ऑफ दैट x वो r बन जाता, तो ये पॉसिबल नहीं रहता। तो तब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं रहता। इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू तब रहेगा जब ये इसके कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई प्री इमेज हो। अब बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको हम वन ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट बाइजेक्टिव फंक्शन वो वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं जैसे f(x to y), अगर इसमें A B C एलिमेंट्स है तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने ज़रूरी है, इसमें भी P Q R होने चाहिए सच दैट ये वन हो एंड ऑन टू।
मतलब इसके अंदर वाई के अंदर कोई और ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो सब इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी यूनिक एंड डिफरेंट इमेज है, और इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर है। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, इसीलिए यहाँ पर जो ये एफ डिफाइन हुआ है जिस तरीके से, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब कुछ एग्जांपल या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। मान लीजिए डोमेन हमारा इंटीजर्स का सेट है, कोडोमेन इंटीजर्स का सेट है, और फंक्शन डिफाइन किया x2 x3। तो क्या ये 1 1 होगा या क्या ये ऑन 2 होगा? सो ये सब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने रिलेशन देखा, अब रिलेशन के भी फर्दर मेनली 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और भी होते हैं जैसे एसिमेट्रिक हो गया। तो रिलेशन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो रिलेशन 3 प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब पहली बात तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक यूनिक सिंगल सेट पे डिफाइन होता है। जैसे रिलेशन हमने बोला था कि 2 डिफरेंट सेट्स पे भी रिलेशन आर डिफाइन कर सकते हैं ए से बी तक, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन में ए और बी दोनों सेम ही होंगे। मतलब यहाँ पर ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी है, तो हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, और अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करे तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इक्विवेलेंस के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ज़रूरी है, और अगर ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी ए से रिलेटेड है। थर्ड, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से है, तो इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि ए सी से रिलेटेड है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि 1 1 से रिलेटेड नहीं है। ये जो 1 1 टप्पल ऑर्डर्ड पेयर है ये इसके अंदर नहीं आएगा इस रिलेशन की वजह से, जिस तरीके से रिलेशन ने डिफाइन किया था। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जितने भी ए बिलोंगिंग टू ए है, यहाँ पे 1 ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 1 खुद से रिलेटेड नहीं है अंडर दिस रिलेशन। तो इसका मतलब ये जो जिस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। और भी जैसे अगर हम देखें तो 1 2 से रिलेटेड है, लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हम एक दूसरा रिलेशन आर डैश डिफाइन करते हैं। हमें पता है आर डैश भी एक रो से का एक सबसेट ही होगा। तो हमने आर डैश में लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 एंड 1 2। हम इसमें देखते हैं कि हर एलिमेंट 1 ए का एक एलिमेंट है, तो 1 1 रिलेशन इसमें है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से, 4 4 से। सो रिफ्लेक्सिव इज सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं कि जब भी 1 2 से रिलेटेड है देन 2 1 से भी रिलेटेड है, तो मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें सेटिस्फाई होगी। अब 3 किसी और से रिलेटेड नहीं है, जैसे 3 4 से नहीं है, तो 4 3 से हो, ये भी हमें देखने की क्या ज़रूरत है। मतलब अगर ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक, जैसे यहाँ पर, और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। और ट्रांजिटिव अगर हम देखें तो 2 1 से है, 1 2 से है, तो 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 2 2 से है। तो इस रिलेशन में आर डैश में सारी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई होती है, तो आर डैश ए के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। सो ये एक एग्जांपल हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब है डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास। पहली बात, एक रिलेशन आर होना चाहिए, एक सेट एस के ऊपर एक रिलेशन आर जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो। उसके बाद कोई भी एलिमेंट जो हम ए एस से लेते हैं, तो जो सेट ए है, ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ए की क्लास। वो सेट कैसे डिफाइन है कि वो एक्स एस एस की ही वैसे एस हम लेंगे कि एस एक्स जो है आर रिलेटेड है ए से। ए की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे सेट एस से जो ए से रिलेटेड है। फॉर उस ऐसे हम सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे ए की। फॉर एग्जांपल हमने देखा आर डैश एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो इस रिलेशन के अंडर हमें पहले तो ये रिलेशन कंसिडर करना होगा। सेट हमारा था यहाँ पर, सेट था हमारा ए 1 2 3 4। तो
हर एलिमेंट की एक क्लास बनेगी। 1 है, इसकी क्लास में वो एक्स आएंगे ए से, सच दैट एक्स आर डैश के अंडर 1 से रिलेटेड हो। तो ऐसे कौन से एक्स है जो 1 से रिलेटेड है? हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 से रिलेटेड है, तो 1 की क्लास के अंदर ऑब्वियसली 1 आएगा, और 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी आएगा। अब हम 2 की क्लास देखते हैं, तो उसके अंदर देखें वो एक्स ए के कि एक्स रिलेटेड है 2 से, तो 2 से 2 तो रिलेटेड है, यस, और 2 1 से रिलेटेड है, तो ये दोनों सेम ही हो गए, मतलब 1 की क्लास और 2 की क्लास सेम आ गई। 3 की क्लास देखें तो हम देखते हैं कि सिर्फ 3 ही 3 से रिलेटेड है, तो 3 आएगा। ऐसे ही 4 की क्लास में सिर्फ 4 आएगा। तो हमने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो अगर किसी सेट ए पे, तो फिर उस सेट ए के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब है एक डेफिनेशन पार्टीशन। A partition of a set S is a collection of disjoint disjoint subsets of S whose union is S। मतलब अगर आपके पास कोई एक सेट S है, इसकी पार्टीशन क्या होंगी? मान लीजिए आपने ऐसे कुछ पार्टीशन कर दी, तो हमने क्या देखा, ये एक सेट बन गया, ये बन गया, ये 4 हमने पार्टीशन, 4 सेट्स के अंदर हमने S की पार्टीशन कर दी। लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो हम देखते हैं कि 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4 ये पूरे के पूरे एस सेट को बना देंगे। दूसरी बात, 1 और इंटरसेक्शन 2 ये भी एम्प्टी आएगा। 1 और 2 के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे 2 3 के अंदर नहीं है, 3 4 3 1। तो सारे जो हमने पार्टीशन की है इसकी 1 2 3 सेट 4 सेट में, ये सारे डिसजॉइंट पार्टीशन है। डिसजॉइंट सेट्स के अंदर, डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर हमने एस को डिवाइड कर दिया, सच दैट उन सब की अगर यूनियन कर दे वो एस बन जाती है। तो ऐसी पार्टीशन को, किसी सेट की अगर हम ऐसी पार्टीशन करें एस, तो उस कलेक्शन को, मतलब अब यहाँ पर जो ये कलेक्शन 1 2 3 4 ये सेट्स, इन सेट्स को डिनोट कर रहा है। 1 मतलब ये वाला, तो इन सब की जब हम कलेक्शन ले लेते हैं, इस चीज़ को हम पार्टीशन बोलेंगे एस की। ये पार्टीशन है एस की। अगर हम थोड़ा और एग्जांपल देखें, तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लें, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, जो भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ये सारे जो है हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। अगर अब हम z की पार्टीशन क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स ले लें, यूनियन ज़ीरो ले लें जो न्यूट्रल होता है, यूनियन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, तो ये ए बी सी, तो ए बी सी एक पार्टीशन है z की, क्योंकि ये तीनों आपस में डिसजॉइंट है और तीनों की यूनियन जब करते हैं तो वो पूरा होल स्पेस या होल सेट z हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए ए बी सी फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब एक थ्योरम है कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट एस कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ एस। इसका मतलब अगर कोई सेट एस है और उसके ऊपर आपने कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, तो वो उस रिलेशन के बाद हम इक्विवेलेंस क्लासेस एस की निकाल सकते हैं। तो वो जो इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी वो पार्टीशन बनाएंगी एस की। फॉर एग्जांपल हमने जो सेट देखा था, यहाँ पर हमने जो ए सेट लिया था और इसके ऊपर हमने आर डैश इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था। यहाँ पे देखा था कि 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट्स की हमने इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली। 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 2, 2 की 2 1, ये 1 2 और 2 1 ये दोनों सेम सेट है। 3 की 3 थी, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 4 था। अब हम अगर देखें तो एक ये सेट हम ले लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और ये सी, ए बी सी इनका यूनियन करें तो हमारा 1 2 3 4 सेट आएगा। और ये 2 1 जो है और ये 3 ये आपस में डिसजॉइंट है, ये आपस में डिसजॉइंट है और ये भी आपस में डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब ए बी सी जो है ये ए की पार्टीशन बना रहे हैं।
तो इसी चीज़ को हम जनरल वे में किसी भी आर्बिट्रेरी सेट और उसके किसी भी आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर हम ये थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही कन्वर्सली भी होता है कि अगर कोई पार्टीशन है किसी सेट की, हमारे पास सिर्फ एक सेट है और उसकी एक पार्टीशन गिवन है, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी उस सेट का एग्जिस्ट करेगा कि उस वो मतलब जो पी के जो पार्टीशन थी, जैसे कि अगर हम मान लें जेड एक सेट है और इसकी पार्टीशन ए बी सी गिवन है, तो ये जो ए बी सी ये है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी जेड की, और ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट प्रूव किया जा सकता है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे।